Hi students, my name is Dr. Amit Parihast and today we are going to start with the fundamental of partnership. ये फर्स्ट चैप्टर है आपके पार्टनरशिप का। सेशन 1 है आज और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट और यू कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे। सो एज पर द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप डिफाइन होता है, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये मैंने कुछ मार्क कर रखा है, ये हम डिटेल आपको समझाएंगे अपने अपकमिंग स्लाइड में। सो नाउ essential feature of partnership, what are the essential feature, what are the essential feature of partnership? So two or more person होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट की मैं जब बात करता हूं तो बेसिकली ये आपका अग्रीमेंट का मतलब है पार्टनरशिप डीड से, इसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है बिजनेस कैन बी दो तरह के बिजनेस, लॉफुल एंड अनलॉफुल। सो बेसिकली एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो हमारे पास लॉफुल बिजनेस है हम वही कर सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हम करेंगे, तो व्हेन आई से शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो लॉस को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट है खुशी तो लॉस गम है। सो वेन एवर वी आर अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप तो कभी खुशी और कभी गम हम लोगों को साथ में शेयर करना होता है। रिलेशन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी अमंग द पार्टनर, ये म्यूचुअल एजेंसी भी हम अमंग द पार्टनर्स करते हैं। what do you mean by this relation of mutual agency? तो पार्टनर्स एक्ट करता है एज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट। तो कभी एक पार्टनर प्रिंसिपल की तरह एक्ट करे तो कभी दूसरा पार्टनर एजेंट करे। प्रिंसिपल टर्म होता क्या है, जब भी आप एक पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो डेफिनेटली ही इज हैविंग अ राइट, ही इज कंसिडर एज अ ओनर, कंसिडर एज अ प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो वहां वर्क करता है तो ही एक्ट लाइक एन एजेंट ऑल्सो। तो ये हर पार्टनर्स में होता है एज फॉर एज योर एक्टिव पार्टनर्स आर कंसर्न। कितने तरह के पार्टनर्स हैं वो भी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का मैटर था, ये टू और मोर पर्सन। आपने देखा इससे पहले भी मैंने टू और मोर पर्सन का ये डिस्कशन किया है। सो आप देखोगे इससे पहले भी मैंने पर्सन को यहाँ हाईलाइट किया हुआ है। सो टू और मोर पर्सन, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है कि हमें एज पर द सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है वो 100 की है, लेकिन एज पर द लेटेस्ट रूल as on 2014 ये कंपनीज एक्ट रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट मिसलिनियस रूल्स ऑफ 2014 के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो मैक्सिमम है वो नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए 50 होने चाहिए, नंबर ऑफ जो पार्टनर्स होने चाहिए वो 50 होने चाहिए। तो जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो ये क्रूशियल क्वेश्चन होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 100 लेना है या 50 लेना है। तो एज पर दिस, एज पर द रूल ऑफ 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट मिसलिनियस रूल 2014 आपको सिर्फ 50 ही पार्टनर्स को कंसिडर करना चाहिए। तो मिनिमम कितने हो गए, 2 हो गए, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50 हो सकता है। सो पार्टनरशिप डीड में आप देखें इसका डेफिनेशन पहले हम एक बार समझ लेते हैं। द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए मस्ट बी इन राइटिंग। आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड जो है दैट इज एन ऑप्शनल। आप ओरल बनाएंगे उसकी एविडेंस पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते, बट राइटिंग में होगा, रिटन में होगा तो इसको आप एविडेंस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। इट इज अ रिटन एग्रीमेंट। जब हम पार्टनर्स डीड की बात करते हैं तो इट इज अ रिटन एग्रीमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड ड्यूली स्टाम्प्ड एज पर द स्टाम्प एक्ट 1881। ये जो स्टाम्प एक्ट 1881 है ये लिखना आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा। थोड़ा सा इसको याद भी रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में जनरली आता नहीं है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ये हमें आना चाहिए। इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड और इसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बोलते हैं। सो बेसिकली हमें क्या समझ में आया कि पार्टनर्स डीड कैन बी सेड एज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स containing all the details of the partnership agreement. The document must be signed by all the partners. इसको वैलिड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट जो है सबसे पहले म्यूचुअल एक अग्रीमेंट होना चाहिए जिसपे सारे अग्रीड होने चाहिए और ये ड्यूली साइंड भी होना चाहिए, क्योंकि इसको आप जब साइन करते हैं तो ये वैलिड हो जाता है और किसी ने साइन नहीं करा तो ये तब तक वैलिड नहीं होता है। तो ये सबसे पहले म्यूचुअली अग्रीड होना चाहिए एंड ड्यूली साइंड भी होना चाहिए। ऑलराइट, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, इसमें क्या क्या हो सकता है, ये बहुत सारा एक डिटेल है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें हो सकती है, लेकिन मेन जो चीज हमें काम आती है मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं।
तो जब भी ये रिटन फॉर्म में होता है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनरशिप होगा। तो उसमें क्या डिस्क्रिप्शन होगा कि पार्टनर का नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म होगा, उसमें भी उसका नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, उसका एड्रेस क्या होगा। नेचर ऑफ आपका बिजनेस क्या है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किस डेट को हमने इसको कमेंस करा है, किस डेट में हमने इसको स्टार्ट करा है, उसका डेट वगैरह इंफॉर्मेशन में होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है और हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, तो कभी कभी ये भी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेंशन होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट और हम अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेट, किस रेट पे चार्ज करें और चार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और सपोज कभी कभी ये इंफॉर्मेशन नहीं भी गिवन होता है, तो गिवन होगा तो किस रेशियो में हम करेंगे, और नहीं गिवन होगा फिर तो नहीं गिवन होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट होगा, ठीक है। रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स का सैलरी जैसे हो गया, कमीशन हो गया, पार्टनर्स को हम एडिशनली कुछ पे कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, किसमें कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डेथ। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, जब भी किसी पार्टनर रिटायर होना चाहता है और या किसी पार्टनर के साथ मिसहैपनिंग हो गई, किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो, तो उस टाइम में सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे करेंगे, वो भी सारी इंफॉर्मेशन यहां होगी। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड, आप बुक्स को कब क्लोज करेंगे, इट इज ऑल्सो स्टेटेड देयर। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो बेसिकली जब भी कोई इंटरनल या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है या कुछ मर्जर की बात होती है, तो उस टाइम में आपका वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी ये पार्टनरशिप डीड में कैसे करेंगे वो मेंशन होता है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं उनकी, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन डिफाइंड होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सपोज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये तो है कि जब पार्टनरशिप आपके पास गिवन होगा, मैंने प्रीवियस स्लाइड पे फिर से आ गया हूं, ये हमारे पास गिवन होगा। सपोज इफ द पार्टनरशिप डीड इज नॉट गिवन, जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभी हम ओरल पार्टनरशिप डीड भी बना लेते हैं और साथ में मिलकर स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे सपोज ए और बी दो अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला क्या एग्रीमेंट की जरूरत है, लेट्स स्टार्ट विद द पार्टनरशिप, और उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली, तो उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं गिवन है, देन व्हाट यू कैन डू, तो इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड क्या पार्टनर को सैलरी मिलेगी, सो नो सैलरी शैल बी गिवन टू द पार्टनर्स। सेकंड पॉइंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो इफ इट इज गिवन तो फिर तो अकॉर्डिंगली करेंगे, लेकिन सपोज नहीं गिवन है, पार्टनर डीड साइलेंट है, तो इसमें इक्वली करना पड़ेगा। अब इसमें आपका क्वेश्चन आएगा कि सर सपोज ए ने 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है और बी ने 6 लाख की कैपिटल लगाई है, तो प्रोपोर्शनेटली हमें ए को ज्यादा मिलना चाहिए और बी को कम मिलना चाहिए कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं है, डिस्पाइट ऑफ एनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन इफ द पार्टनर्स डीड इज साइलेंट, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन, हमें कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे देने की जरूरत नहीं होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए ध्यान रखिएगा, इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, फिर भी हमें इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से गिवन देना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शैल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। नेक्स्ट कंडीशन है न्यू पार्टनर्स कैन ओनली बी एडमिटेड बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। नाउ व्हाट डज इट मीन, इट रियली मीन सिंपल दैट सपोज यहां एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं ए बी और सी हमारे 3 पार्टनर्स हैं और डी वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डी एक न्यू पार्टनर अप्रोच कर रहा है कि मुझे भी आप अपने पार्टनरशिप में रख लो। फॉर दिस ए एंड बी आर अग्रीड बट सी इज नॉट अग्रीड, क्या इसको एंटर करेंगे, क्या इसको एडमिट करेंगे, द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्यों नहीं, क्योंकि ये म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब पार्टनर्स के टाइप कितने होते हैं, तो आप पहला जो पार्टनर का होता है वो होता है एक्टिव पार्टनर, इसको हम मैनेजिंग पार्टनर भी बोलते हैं, एंड ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी इसको हम बोल सकते हैं। जो एक्टिव पार्टनर होता है वो एक्टिव, बाय नेम इट्स क्लियर एक्टिव, तो आप देख सकते हो कि जो डे टू डे वर्किंग में आपके काम आता है, उसके बिजनेस में बहुत सारे डिफरेंट रोल हो सकते हैं, वो मैनेजर की तरह वर्क कर सकता है, ऑर्गेनाइजर की तरह कर सकता है, एडवाइजर की तरह कर सकता है, कंट्रोलर की तरह कर सकता है, तो ही मे हैव डिफरेंट वर्क, लेकिन वो डे टू डे वर्किंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। नाउ स्लीपिंग पार्टनर,
तो स्लीपिंग पार्टनर क्या है? बाय नेम इट्स क्लियर, स्लीपिंग पार्टनर। तो अब स्लीपिंग पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, शेयर प्रॉफिट्स एंड कंट्रीब्यूट्स to the losses of the business, but does not take part in the working of the concern. वो सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट का पार्ट अवेल करता है, लॉस में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वो कभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट मैनेजमेंट में नहीं करता है। सो दिस इज कॉल्ड स्लीपिंग, वी कैन ऑल्सो कॉल इट डोरमेंट पार्टनर्स। नेक्स्ट, नॉमिनल पार्टनर। ये नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? सो a nominal partner is one who lends his name to the firm. He does not contribute any capital. ये capital contribute नहीं करता है. He shares profits of the business. He is known as a partner to the third parties. On the strength of his name, the business may get more credit. So basically nominal partners क्या हो सकता है? जिसका बहुत ज्यादा फेम हो, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा और वो एक्टिव पार्टनरशिप में भी नहीं आएगा, वो स्लीपिंग पार्टनर भी नहीं है, राइट? क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर भी होने के लिए उसको कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, तो वो स्लीपिंग पार्टनर भी नहीं है। तो बेसिकली उसका नाम इतना ज्यादा है कि सपोज इफ हिज नेम इज बीइंग अटैच्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत फायदा होने वाला है। एंड डेफिनेटली एज पर द अग्रीड टर्म्स हम उसको एक फायदे का छोटा सा एक पार्ट या जो भी अग्रीमेंट हुई हो, बड़ा सा पार्ट, वट एवर इट इज, वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये नॉमिनल पार्टनर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसका हम सिर्फ नाम यूज करते हैं। नेक्स्ट है पार्टनर्स इन प्रॉफिट। अब ये बाय डिफॉल्ट है कि पार्टनर्स इन प्रॉफिट ही है, तो सिर्फ प्रॉफिट में ही है। अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स ओनली। मतलब व्हेन आई से शेयरिंग द प्रॉफिट्स ओनली, इसका मतलब है कि लॉस में वो नहीं पार्टिसिपेट करेगा। ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल and is also liable to third parties like other partners. He is not allowed to take part in the management of the business. Such partners are associated for their money and goodwill. हम उसको क्यों एसोसिएट करते हैं? फिर वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही आता है, लेकिन हम क्यों एसोसिएट करते हैं? एक तो उससे हमें एक मनी मिल जाता है, मतलब पैसे, कैपिटल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा मिल जाता है, सो दैट वी कैन एक्सपैंड आवर बिजनेस, राइट? और उसके गुडविल का भी हम यूज कर सकते हैं। इफ ही इज हैविंग अ बेटर नेम, बेटर रेपुटेशन ओवर द मार्केट, तो दैट नेम कैन बी यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन पर्पस, और उसको हम टर्नओवर को उससे मैक्सिमाइज करके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पार्टनर बाय एस्टोपेल और होल्डिंग आउट। व्हेन अ पर्सन इज नॉट अ पार्टनर, माइंड द गैप, व्हेन अ पर्सन इज नॉट अ पार्टनर but possesses himself as a partner, either by words or in writing by his act, he is called a partner by estoppel or holding out. ये पार्टनर एक्चुअली एक पार्टनर नहीं है, लेकिन पार्टनर की तरह एक्ट करता है, either by words in writing or by his act. He is called a partner by estoppel or holding out. A partner may be estoppel or by holding out shall be liable to outsider who deal with the firm on the perception of that person being a partner in the business, even though he is not a partner and not contribute anything to the business. ये कुछ दिखाने के लिए होते हैं। आप इसको मैंने पढ़ के बताया आपको, होल्डिंग आउट के लिए, ये सब कुछ दिखाने के लिए पार्टनर होते हैं ना। ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं ना, एक्चुअली ये पार्टनर होते हैं, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करने के बाद हम ये देखते हैं कि उसका जो नाम है, उस नाम को हम अटैच करने के बाद हम बिजनेस के डील को मैक्सिमाइज करते हैं। तो सिर्फ आउटसाइडर डील के लिए हम इसको रखते हैं, बट ये पार्टनर नहीं होते, राइट? सो उसके हम सिर्फ उसकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है कि जो आउटसाइडर डील हम क्रैक कर सकते हैं, आउटसाइडर डील होगा विद द बेस्ट नेम ऑफ हिज, वो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, ऑलराइट? नेक्स्ट है, ये बड़ा क्वेश्चन है, माइनर पार्टनर। आपको पता है कि इसमें दो कंफ्यूजन है। सबसे पहले, एक माइनर कभी भी एक पार्टनर नहीं बन सकता है। ये माइनर जो है वो कभी भी एक पार्टनर नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जो बिजनेस की एक्टिविटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से चलती है। तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1857, एक 18 ईयर्स से कम का वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो यहां मैंने मेंशन करा है कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1857, लेस देन 18 कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनर। बट as per the section 30 of the Indian Partnership Act,
1932 with the certain, with the certain conditions, legal provision about a minor partners to be a part of the organization. So as per the 1857, 18 years से कम नहीं करेंगे, लेकिन माइनर को एज पर द सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आप कुछ स्पेशल कंडीशन के तहत उसको पार्टनरशिप में ले सकते हैं. नाउ पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहला उसका राइट जो होता है वो होता है टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. वो मैनेजमेंट के बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने थॉट्स दे सकता है, डे टू डे में उसकी पार्टिसिपेशन हो सकती है, हाउ टू इंप्रूव द बिजनेस एंड डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर वो अपने थॉट्स शेयर कर सकता है. राइट टू बी कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ये वही डे टू डे वर्किंग की बात हो गई. Right to inspect the books of accounts and have a copy of it. Suppose since it is a partnership business, तो definitely उसके right में आता है, हर partners के rights में है कि वो अपने accounts की copy को check कर सकता है और एक copy अपने पास भी रख सकता है, तो ये भी उसके right में आता है. Next है right to spare profit or losses with others in the agreed ratio. ऐसा नहीं कि सिर्फ profit में, उसको loss में भी participate करना पड़ता है इन द एग्रीड रेशियो. और सपोज एग्रीड रेशियो नहीं गिवन है, जैसे कि मैंने कहा कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा या पार्टनरशिप डीड में मान लीजिए मेंशन नहीं होगा, तो नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपको इक्वली करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी थोड़े टाइम पहले डिस्कस करा है. किसी एक नए पार्टनर को विद द एडमिट आप तभी कर सकते हो विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स. राइट. एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग द नोटिस. किसी पार्टनर को लगता है कि उस फर्म से उसको रिटायर होना है, मे बी ड्यू टू मेनी रीजंस. एक रीजन हो सकता है ओल्ड एज की वजह से, या वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, तो बेसिकली वो एक नोटिस सर्व करता है अपने फर्म को ताकि फर्म का कोई हैम्पर ना हो और वो रिटायर हो सकता है. सो दीज आर फ्यू राइट्स. अब क्वेश्चन है, इज अ पार्टनरशिप फर्म हैज अ लीगल एंटिटी और नॉट? So a partnership firm has a no separate legal entity apart from this partner constituting it. देखिए बहुत सिंपल से कंडीशन है. सबसे पहले एक दो बेसिक चीजें हम समझ लेते हैं कि इंडिविजुअली पार्टनर्स होते हैं. जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये ए बी सी इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड पार्टनर्स, बट कंबाइनली दे आर कॉल्ड फर्म. कंबाइनली दे आर कॉल्ड फर्म. कोई भी लायबिलिटीज सपोज फर्म ने ली है, मतलब एबीसी के नाम पे जो फर्म क्रिएट किया गया उसने ली है, और फर्म के साथ मान लीजिए फर्म बैंकरप्ट हो गई, तो क्या ये ए रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, बी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसकी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है फर्म की. मतलब व्हेन आई से फर्म, सो इट मींस इट इंडिकेट्स ए, इट इंडिकेट्स बी एंड इट इंडिकेट्स सी ऑल्सो. अब इसकी अलग डिफरेंस है कि एलएलपी भी आ गया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए एलएलपी का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है. अभी के लिए आप ये समझे कि एबीसी जो है इसका कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होता है. तो जो भी फर्म का मान लीजिए कोई फर्म ने लोन अवेल करा है तो और फर्म उसको नहीं दे पा रही, तो डेफिनेटली इसको ए बी सी तीनों को उसके लिए करना पड़ेगा. ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहां इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. ये तीनों मिलकर पार्टनर्स फर्म हो गया और यही फर्म तीनों पार्टनर्स भी हो गए, तो इनका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होगा. नेक्स्ट है लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. सो इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फ्रॉम हिम और हर सेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और फर्म, द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी और द बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और ऑफ द फर्म, he shall be account the profit and paid it to the firm. किसी पार्टनर ने बिजनेस की प्रॉपर्टी को यूज करा है या बिजनेस के कनेक्शंस को यूज करा है और उससे कुछ उसकी अर्निंग हुई है, कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो डेफिनेटली दैट प्रॉफिट हैज टू बी शेयर्ड विद द अदर पार्टनर्स आल्सो. जस्ट टेक एन एग्जांपल, एबीसी तीन पार्टनर है. ए ने अपने बिजनेस कनेक्शन को, अपने जो कंबाइंड बिजनेस कनेक्शन है या बिजनेस के प्रॉपर्टी से कुछ उसको यूज करके कुछ प्रॉफिट कमाया है, तो क्या बी और सी को नहीं मिलेगा? डेफिनेटली वो जो भी कमाया होगा वो ए बी सी तीनों को मिलने वाला है. नेक्स्ट है, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड एज कंपीटिंग विद द दैट ऑफ द फर्म, he shall account for and pay to the firm all profit made by
हिम इन दैट बिजनेस। कोई भी पार्टनर जो है वो कंपीट करने के लिए सेम टाइप का, वो पार्टनरशिप में भी है और उसने कंपीट करने के लिए एक अपना अलग से बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया है। तो जो भी प्रॉफिट उसका होगा दैट बिलोंग्स टू द पार्टनरशिप एंड हैज टू बी शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कुछ सेक्शन की मैं बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है सेक्शन 30, हम डिस्कस कर चुके हैं कि एज पर द सेक्शन 30 अ माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप इफ ऑल द पार्टनर्स एग्रीज। तो ये सेक्शन 30 माइनर को हम एडमिट करते हैं, इसके लिए है। सेक्शन 31, सेक्शन 31 कहता है कि a person may be admitted as a partner with the consent of all the existing partner or in accordance with an express agreement among the पार्टनर्स। किसी नए पार्टनर को हम या तो म्यूचुअल कंसेंट से जैसे एडमिट करते हैं या कुछ एग्रीमेंट में इस तरह का हमने स्टेट करा हो, तब भी हम इसको रिकॉर्ड कर, मतलब उसको हम एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 31 कहता है। किसी भी पार्टनर को एडमिट करते हो तो सेक्शन 31 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंड रिस्पॉन्सिबल का मतलब है उसी के अकॉर्डिंगली हम करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब पार्टनर में रिटायर, ये एडमिशन की बात कर रहे थे, यहां क्या किसकी बात कर रहे हैं? रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। वो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। ये जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो एज पर द सेक्शन 32 वो सारे कंसेंट से रिटायर होगा। जैसे वो नोटिस सर्व करेगा एंड इट इज ड्यूली, मतलब इट इज ड्यूली अग्रीड बिटवीन ऑल ऑफ देम, वो रिटायर हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 69, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। आपको पता है कि मैंने बताया आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म जो होता है, जैसे पार्टनर्स डीड ऑप्शनल होता है, वैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म जो होता है एज फार एज द पार्टनरशिप आर कंसर्न, ये ऑप्शनल होता है। आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो एज पर सेक्शन 69। सेक्शन 35, unless otherwise agreed by the partners in the partnership deed, the firm is dissolved on the death of a partner. Limited liability of partners, जिसको मैं LLP बोल रहा था अभी पीछे, इसका मतलब क्या है? LLP का मतलब पहले समझ लेते हैं। An LLP is a corporate business vehicle that enables professional expertise. तो ये जो LLP है मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं। तो एज पर सेक्शन 35 किसी पार्टनर की डेथ हो सकती है तो वो फर्म क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे ABC 3 पार्टनर थे और सपोज A और B के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो फर्म क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फर्म को कंटिन्यू करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए मिनिमम जो नंबर हमें चाहिए होगा वो 2 चाहिए होगा। और हमारे पास पार्टनर्स कितने हैं? 1 है। तो क्या वो सारी लायबिलिटीज जो है वो दैट बिलोंग्स टू ABC में AB की मिसहैपनिंग होगी, C इज द ओनली वन जो लाइव है। तो बेसिकली क्या ABC के ऊपर जो कंबाइंड लायबिलिटीज थी वो आप C को बेयर करना पड़ेगा। तो एज पर सेक्शन 35 ये स्टेटेड है कि किस तरह से हम लिमिटेड लायबिलिटी और पार्टनरशिप का हेल्प कर ले सकते हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर दिस सेशन, एंड नेक्स्ट सेशन में हम शॉर्टली मिलने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं और कैलकुलेशंस की बात करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।